Welcome in this session. We will continue our previous session, which we were discussing that protective action of colloids. तो उसमें हमने गोल्ड नंबर पढ़ा था. अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज हार्डी-शोल्स रूल. हार्डी रूल. ठीक, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. जैसे अभी गोल्ड नंबर समझा था वैसे इसको भी समझना है. तो देखिए, अगर हमारे पास कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक, और कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है. इस पे डिपेंड करता है कि जो डिस्पर्स फेज है वो कैटायनिक है कि एनायनिक है. ठीक, अगर निगेटिवली चार्ज डिस्पर्स फेज है सॉल्यूशन में और हम इसमें कोई कैटायन ऐड करते हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो वो कैटायन क्या होगा, बीच में जाके घुस जाएगा. अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो सब निगेटिव चार्ज इसको चारों तरफ से घेर लेंगे. तो जब चारों तरफ से निगेटिव चार्ज इसको घेर लेंगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. ठीक, ये बड़ा हो जाएगा साइज में, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. तो हार्डी-शोल्स रूल क्या कहता है कि इस कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा प्रेसिपिटेशन उतनी जल्दी होगा. सॉरी, इस कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज में चार्ज, हायर द चार्ज ऑन कैटायन. कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा फास्टर विल बी प्रेसिपिटेशन, उतना जल्दी प्रेसिपिटेट होगा जितना ज्यादा चार्ज होगा. अब क्वेश्चन, ये तो ठीक है, कंसेप्ट है. आपसे सवाल पूछा जाएगा कि Al3+, ठीक, Mg2+, ठीक, या सोडियम प्लस, इसमें से कौन सा सबसे पहले प्रेसिपिटेशन करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालने पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा फास्ट होगा. तो किसमें सबसे ज्यादा चार्ज है, इस पे सबसे ज्यादा चार्ज है, इस पे कम है, इस पे उससे कम है. तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन Al3+ से होगा, फिर Mg2+ से होगा, फिर Na+ से होगा. समझ में आ गई बात. तो ये हार्डी-शोल्स रूल है. हार्डी-शोल्स रूल कहता है कि जिस कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन उतनी जल्दी होगा. अब ये तो कैटायन के लिए है, सेम यही चीज एनायन के लिए भी है. एनायन में अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे माइनस चार्ज डाला है, ठीक, और यहाँ कैटायन की जगह एनायन डाला है, प्लस की जगह माइनस चार्ज हो गया और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है. तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हायर द चार्ज ऑन एनायन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उस पे, जैसे Cl- हो गया और SO4 2- हो गई. दोनों में कौन जल्दी प्रेसिपिटेशन करेगा, जिस पे 2- चार्ज है, जिस पे 1- चार्ज है वो जल्दी नहीं करेगा. ये बात समझ में आई. ये हार्डी-शोल्स रूल हो गया. अब इसमें एक टर्म आ जाता है
पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, सब चीज जो है लायोफोबिक कोलॉइड पे बेस्ड है। ये देख लीजिए, जितनी चीज है कंसेप्ट सब लायोफोबिक कोलॉइड को प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए यूज हो रहा है। अब हमारे पास कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है अगर, और उसमें लायोफोबिक कोलॉइड है, तो वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन हो जाता है। तो मान लीजिए जब कोगुलेशन हो गया तो नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। ठीक, ये क्या हो गया, डिस्पर्स फेज। सॉल्यूशन तो हमारे पास है, ठीक, ये डिस्पर्जन मीडियम हो गया, ये मीडियम है। लेकिन ये क्या हुआ, कोगुलेशन होने की वजह से जो डिस्पर्स फेज सब्सटेंस है, पार्टिकल्स, वो सेडिमेंट हो गए, नीचे बैठ गए, प्रेसिपिटेशन हो गया। ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट। तो अब हम ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए अभी अभी प्रेसिपिटेट हुआ है हमारा सॉल्यूशन, तो हमको लगा हम फिर बना लें, तो हम इसमें कुछ एजेंट ऐड करते हैं बाहर से, इनको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट, और उससे क्या होगा, ये वापस हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। जो प्रेसिपिटेट हुआ है वो फिर से सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो वापस हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल गया। ये क्या था, प्रेसिपिटेट था। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने बनाया, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट होने के बाद हम उसमें कुछ ऐसा पेप्टाइजिंग एजेंट डालेंगे जिससे वो फिर से कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। बात समझ में आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन से वापस कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्या तरीका अपनाया जाता है। What process is followed to get the colloidal solution from freshly precipitated colloidal solution? तो आप क्या कहेंगे, पेप्टाइजेशन। ठीक है, देखिए छोटे छोटे टर्म है, हमने स्टार्टिंग में कहा था आपको चैप्टर कवर हो जाएगा। अब डायलिसिस समझ लीजिए। ठीक, डायलिसिस, तो जब हम कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें डिस्पर्स फेज हमारा होता है। जैसे मान लीजिए कि FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन है हमारे पास। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया, FeCl3 प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा, FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl, कैसे बैलेंस करेंगे, इसको 3Cl कर देंगे, 3 क्लोरीन हो गए, 3 वाटर हो गए, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, इसको 3 कर दीजिए। मान लीजिए, है जस्ट इमेजिन हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, तो अब इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, ये कैटायन है और ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखिएगा, ये
डिस्पर्स फेज नहीं है, डिस्पर्स फेज तो ये। और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो साइज होता है वो 0 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व फॉर्म में रहता है। HCl पानी में डालिए तो ट्रू सॉल्यूशन मिलता है, तो इसका तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होगा। तो इन दोनों के पार्टिकल साइज में डिफरेंस है, यहीं पे समझिए, इसके साइज और इसके साइज में डिफरेंस है। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो इसका साइज बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, तो जिसका बड़ा होगा वो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगा और जिसका छोटा होगा वो मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा। अब हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसको हमको प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफाई करना है। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन चाहिए, हमको इलेक्ट्रोलाइट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक, SPM, इसके अंदर हम ये सॉल्यूशन भर लिया, FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl, ठीक। अब इसको डाल दिया पानी में, भाई रिएक्शन पानी में कराएंगे तो इसमें डिस्पर्जन मीडियम जो है वो पानी है, वाटर। तो अब क्या होगा, HCl तो यहां से निकल के चला जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि इसकी साइज से HCl पास हो सकता है, इसका पार्टिकल साइज छोटा छोटा पार्टिकल, लेकिन ये नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, HCl इससे अलग हो जाएगा, तो अलग हो गया और ये हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्स फेज यहाँ पे बच गया। तो इससे प्यूरिफाई हो गया हमारा। तो ये जो प्रोसेस है इसको डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय सेपरेटिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर देंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल इसमें चले जाएंगे और डिस्पर्स फेज हमारा बच जाएगा। दिस प्रोसेस इज डायलिसिस। यह डायलिसिस का प्रोसेस है। कंसेप्ट समझ में आ गया? इससे कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब अगला देखिए, हाँ, एक टॉपिक आपका है जो पूछा जाएगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और अंडर इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यू शेप का ट्यूब ले लिया, ठीक, इसके अंदर क्या है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक। तो अब इसमें मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक, एक तरफ प्लस इलेक्ट्रोड एक तरफ माइनस इलेक्ट्रोड, ठीक। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, करंट। तो क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो माइनस की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वैसे ही आयंस का मूवमेंट शुरू होगा, और जो माइनस चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ शुरू होगा। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का। इस मूवमेंट, इस जो प्रोसेस है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मूवमेंट ऑफ particles of colloidal solution towards oppositely charged electrode is known as electrophoresis। इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। समझ में आ गई बात? देख लीजिए इसको,
अब एक प्रॉपर्टी और है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है हमारा, ठीक, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक, और ये है हमारा SPM, सेमी परमेबल नहीं सॉरी, ये फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी कॉमन फिल्टर पेपर। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम कोलॉइडल सॉल्यूशन डालेंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन पास हो जाएगा, निकल जाएगा इससे। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि फिल्टर पेपर का जो साइज होता है वो बड़े बड़े छेद बड़े होते हैं उसमें, तो उसमें ये कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं रुकेगा। अरे बड़ा होता है लेकिन इसका 0 से 100 एंगस्ट्रॉम पार्टिकल साइज है ना। अगर मान लिया इससे पास करते हैं तो इसका तो 100 एंगस्ट्रॉम से बड़ा छेद है इसमें, तो उससे तो वो निकल जाएगा। तो इसमें ये फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर पे नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 4% नाइट्रोसेल्युलोज, ठीक, सेल्युलोज सॉल्यूशन इन अल्कोहल और ईथर, इसमें बनाते हैं। ईथर या अल्कोहल में 4% नाइट्रोसेल्युलोज का सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको ड्राई कर लिया, सुखा लिया, नहीं पहले पेपर को इसमें डिप किया, सॉल्यूशन डिप करने के बाद पेपर को सुखा लिया। तो उससे क्या होता है, उसके जो पोर साइज है पेपर का, छेद जो है पोर साइज वो छोटा हो जाता है, ठीक। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो डिस्पर्स फेज है ये इससे पास नहीं हो पाता, बाहर नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहले ऑर्डिनरी कॉमन फिल्टर पेपर से तो ये निकल जाता है, लेकिन जब हमने इसमें ये किया अल्कोहल नाइट्रोसेल्युलोज, तो क्या हुआ, ये बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ गई बात? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ये सारे कंसेप्ट आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन के थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन चैप्टर के। इसको पढ़ के आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है समझने वाली। तो इसके लिए सेशन के लिए इतना ही, अब दूसरे सेशन में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।